हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम सीटेट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये लंबा वीडियो देख के ना आप ये मत हो जाइएगा, डिमोटिवेट मत हो जाइएगा कि इतना सारा है। एक बार वीडियो को देखिए, 20 मिनट देखिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक बटन दबा के जाइएगा, दोबारा मत आइएगा। अगर पसंद आता है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो अगर पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अगर 50 प्लस लाइक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका दूसरा भी पार्ट आएगा और ये क्रमानुसार चलता रहेगा। सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है ये 16 दिसंबर 2021 को जो परीक्षा हुआ था पेपर 1 का, वो क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग वहीं से कर रहे हैं। पहला 16 दिसंबर को ही एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो दिसंबर और जनवरी में 21 और 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये प्रश्न अगर डिस्क्रिप्टिव रूप से कर लेते हैं तो कोई प्रश्न छूटेगा ही नहीं, उसी की शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको वादा दिलाते हैं बाल विकास में आपका 30 में से 28 29 कहीं नहीं जाने वाला है। ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, उसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के समय उसे एक बार देख लीजिएगा और जाके एग्ज़ाम दीजिएगा। फिक्स है 28 29 आपका निश्चित रूप से आ जाएगा। वीडियो देखिए, पता भी चलेगा कि कैसा वीडियो है। तो स्टार्ट करें बिना देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने जो भी प्रश्न आ रहे हैं ना, उसका उत्तर मेरे जवाब देने से पहले ज़रूर दे दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है और कौन सा पॉइंट आपका मजबूत नहीं है, उस पॉइंट को मजबूत कीजिएगा। और लिंक भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो ऑनलाइन टेस्ट का होगा। यानी इसी जो हम अभी पढ़ा रहे हैं इसी का लिंक है, उस पर जाइएगा और वहाँ पे टेस्ट भी फ्री में अवेलेबल है, ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि आगे भी याद रहे कि ये हमने पढ़ा था और इसका उत्तर इस तरीके से ये सही हुआ। तो सारा चीज़ आपको हिंदी क्लब पे मिल रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइन कीजिए हिंदी क्लब को फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। सबसे पहले प्रश्न को ना अंडरलाइन करना सीखिए। प्रश्न में क्या अंडरलाइन करना है, तो जो इसमें से महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्या है कि व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। विकास की प्रक्रिया के, विकास जो होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में कौन सा सही है। प्रश्न सही पूछ रहा है यानी पॉजिटिव है। जो भी इसमें से पॉजिटिव आपको दिखेगा टिक कीजिएगा, निश्चित रूप से 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन भी। 4 ऑप्शन है। विकास की प्रक्रिया के बारे में सही बताना है। 4 ऑप्शन है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 गलत होंगे, एक अलग सा दिखेगा, उसे टिक करके आगे बढ़ना है। ध्यान से समझिए, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या लगता है कौन सा हो सकता है। चलिए अब हम काटते हैं। बहुत सारे तरीके हैं एक ही प्रश्न को डील करने का। जब आप सारी चिंतन आपके अंदर आ जाएगा तो एक ही प्रश्न को हल करने के अनेक तरीके हो जाएंगे। ये प्रश्न पूछा हुआ है सीटेट में, तो जो भी मेरे शब्द निकलेंगे ना, वर्ड निकलेंगे, वो समझ जाइए कुछ ना कुछ है लोचा उसमें। चलिए इसमें देखते हैं। अब देखिए इसमें हम काटते कैसे हैं। अब ये देखिए इन्होंने यहाँ केवल शब्द लगा दिया और प्रश्न पॉजिटिव है यानी सही पूछा है, तो केवल शब्द वाला किसी एक चीज़ पे इंडिविजुअली इंडिकेट कर रहा है, तो वो ऑप्शन क्या होता है बाबू, गलत होता है। क्यों गलत है इस पर भी चर्चा करेंगे, इसके बदले में और क्या हो सकता है। लेकिन पहले हम आपको तरीका बता रहे हैं, प्रश्न का हल करने का तरीका। केवल हमने देखा और ये यहाँ कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, ऊपर में प्रश्न में सही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ भी केवल इन्होंने लगा रखा है, इसमें भी ये केवल हमने देखा और इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे, कुछ नहीं करना। 2 ऑप्शन ऐसे ही गायब, बच गए 2। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय, किसी एक चीज़ पे, एक पे इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है ना, एक केवल और एक, हमने बताया एक चीज़ पे इंडिकेट करता हुआ दिखे ना, वो क्या हो गया, गलत। 3 गलत, जो बच गया टिक कीजिए, आगे बढ़िए, 1 मार्क्स आपका फिक्स। ये हो गया हमारा शॉर्ट तरीका। अब हम लॉन्ग तरीके पे आते हैं। नहीं, डिस्क्रिप्टिव भी तो जानना है, क्योंकि सीटेट में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स पाना है। क्योंकि आगामी जो भी बहाली प्रक्रिया बिहार में होने जा रहा है, निमाली 2022 आ जाएगा, उसमें सीटेट में ज़्यादा अगर आपको मार्क्स आता है तो निश्चित रूप से आपका परसेंटेज हाई हो जाएगा। 107 110 120 130 तक लेके आइए, देखिए आपका परसेंटेज कितना हाई हो जा रहा है। एक मतलब 100 प्लस गया, 107 110 प्लस गया, फिक्स हो गया आपका जॉब। चाहे आपका कम ही मार्क्स हो एजुकेशनल में, 50% हो, 55% हो, तो निश्चित रूप से आपका फिक्स हो जाएगा।
चलिए अब यहाँ पे देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रूप में कि क्या हो सकता है। पहला, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। बिल्कुल गलत है, एक दिशीय नहीं होती है, ये बहुदिशीय हो सकती है, या इसे कहा जा सकता है कि बहुआयामी होता है। शब्द यूज होता है हमेशा बहुआयामी, मतलब डायमेंशनल। जब अंग्रेजी में देखिएगा, देखता हूँ मैं इसमें है कि नहीं, देखिए डायमेंशनल शब्द यूज किया जाता है कि जब भी देखना हो ना एक कारकीय या कुछ भी लिखा हुआ तो उसमें अंग्रेजी में चल जाएगा डायमेंशन शब्द यूज होगा। डायमेंशन को बहु जो डायमेंशनल होता है, आयाम होता है, वो होता है आपका विकास। विकास की प्रक्रिया क्या होता है? बहुआयामी होता है। पहला समझ गए, याद भी हो गया, नोट भी कर लीजिए। चलिए दूसरा और चौथा, दूसरा और ये चौथा एक जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं। एक है अनुवांशिकता और चौथा ऑप्शन है वातावरणीय। दोनों में केवल शब्द लगा है। अगर इन दोनों केवल शब्द को हटा के एक में जोड़ दिया जाए तो ये बनता है क्या? दोनों केवल शब्द में हटा देता हूं और एक में जोड़ देता हूं कि ये बनता क्या है। तो ये बनता है विकास को अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। विकास को क्या करते हैं? अनुवांशिकता और पर्यावरण यानी वातावरणीय दोनों प्रभावित करते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल एक नहीं प्रभावित करता, दोनों प्रभावित करता है। अब यहाँ पे ये पूछिएगा कि सर ये अनुवंशिकता क्या होता है, ये वातावरणीय क्या होता है, यानी जो इन्वायरमेंट जो कह रहे हैं या पर्यावरण कह रहे हैं, ये क्या होता है? बहुत अच्छा, इसको भी क्लियर करें। अनुवंशिकता मीन्स अनुवन, देखिए शब्द जो बना है अनुवंश, यानी जो वंश है, जो एक जो आपके माता पिता या आपके बेटे वोटे, ये वंश के रूप में चलते रहता है। ठीक है, अब देखिएगा किसी का आंखों का जो कलर होता है, किसी का वैसे होता है, किसी और का होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये बढ़ते हुए चल जाता है। यानी जो आपके पिताजी में गुण है वो आप में गुण है, या जो कमी है वो आप में कमी है, तो ये क्या है? अनुवांशिक गुण होता है, अनुवांशिकता इसको कहते हैं। तो वही यही अनुवांशिकता है। ये फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, कुछ कमी होता है, कुछ ज़्यादा होता है। आजकल एक ये चीनी वाला जो बीमारी है, लोग कहते हैं कि पिताजी को था ना आपको भी है, पिताजी को था ना, हाँ निश्चित रूप से आपको भी होगा, चीनी वाला रोग होगा। तो ये सारी चीज़ मतलब चलते अनुवांशिक के कारण चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो याद इस चीज़ को रखिएगा कि एक अनुवांशिकता हो गया। इसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल होता है प्राकृतिक। अब जो अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक मीन्स क्या, जिसे हम रोक नहीं सकते, कि इसको प्राकृतिक द्वारा ये निरूपित किया जाता है, यानी प्राकृतिक भी कहा जाता है। कभी कभी अनुवांशिकता को हटा देता है, प्राकृतिक शब्द लगा देता है, प्रकृति, प्राकृतिक नहीं प्रकृति शब्द लगा देता है। और कभी कभी प्रकृति शब्द को पूछता है किससे ये डिफाइन होता है, यानी किससे ये संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो वहां पे अनुवांशिकता को टिक करेंगे, अनुवांशिकता जो होता है उसको टिक करेंगे, यानी वंश से संबंधित जो होगा उसे टिक करेंगे। जो पूर्वजों का जो गुण अवगुण लेके चलते रहते हैं, नीचे बढ़ते रहता है बेटे वगैरह में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुवंशिकता कहेंगे। दूसरा चीज यहाँ वातावरणीय। वातावरणीय जो शब्द है, जो एटमॉस्फेयर है, यानी जो आपके आसपास के वातावरण है, उसी को वातावरणीय कहते हैं। यानी जिस एटमॉस्फेयर में, जिस वातावरण में आप रहते हैं, जिस वातावरण में आपका लालन पोषण होता है, कहा जाता है ना पालन पोषण, तो जिस वातावरण में आपका पालन पोषण होता है उसे कहते हैं। इसको एक और शब्द से निरूपित करते हैं। जैसे मैं इस बार जो सीटेट दिसंबर वाला जो एग्जाम हुआ था, तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया था मतलब पालन पोषण भी शब्द इस्तेमाल किए, तो पालन पोषण शब्द हो गया। पोषण भी पूछा जाता है कि ये सारी चीज़ में पोषण शब्द मतलब निम्नलिखित किससे निरूपित होता है या किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा वो किससे संबंधित है, तो वातावरण से संबंधित है। जैसे में ये क्यों इस्तेमाल होता है, जैसे में अगर वातावरण आपके एरिया का चोरों का समूह हो, यानी चोरों के समूह में आप रहते हो, तो आप चोर ही बनिएगा, आप कुछ और नहीं बन जाएगा, क्योंकि जैसा वातावरण। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपका वातावरण इंग्लिश एटमॉस्फेयर है, यानी अंग्रेजी में बातचीत वगैरह सारा चीज़ होता है, आप यूज करते हैं, कि जो बच्चा होगा वो उसी वातावरण अंग्रेजी ही बोलेगा, वो हिंदी नहीं बोल सकता। अगर हिंदी बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं तो वही लैंग्वेज बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये दोनों प्रभावित करते हैं, दोनों जहां साथ में दिखेगा टिक कीजिएगा, आगे बढ़ेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता में ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोनों चीज़ हो गया। अब हम बच गया जो 3 नंबर, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। निश्चित रूप से होती है सांस्कृतिक विविधताएं।
अब ये सांस्कृतिक विविधताएं जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, और अधिकतर सांस्कृतिक शब्द जो आता है वाइगुष्टकी के साथ आता है। और जो सांस्कृतिक जो है ना, ये समाज को, मेरे जो भी हमारे समाज है उसको लेके चलता, अखंडता को लेके चलता है, यानी खंडित नहीं होने देता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, कहीं कहीं का नहीं जानता हूँ, मैं अपने एरिया का जानता हूँ, बहुत जगह अलग अलग है। जैसे कोई बड़े आते हैं तो उनका आदर करना होता है, कोई गेस्ट आते हैं उनका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत जगह तो भगा दिया जाता है आगे। तो ये क्या है, ये कैसे हमको मिला? क्या कोई कहता है कि आदर करो, मेरा मेरा पैर छुओ? कोई बड़ा आदमी कहता है मेरा पैर छुओ, आओ छू, ऐसा थोड़ी कहता है। ये आपके अंदर ये संस्कृति डाला गया है, ये आपके अंदर ये मतलब विविधता है। बहुत सारे सांस्कृतिक विविधताएं अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, शादी वगैरह सारा चीज़ का अलग अलग तरीका होता है कि ये विविधताएं होती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और हमेशा सीटेट में पूछा भी जाता है। याद रखिएगा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं जो महत्वपूर्ण है। शिक्षक को इसे लेकर चलना चाहिए और किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, सभी को आदर करना चाहिए। भाषा के संदर्भ में भी एक विविधता जो होता है ये एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। याद हो गया? कम से कम 30 प्रश्न आपको हमने यहाँ याद करा दिया। आगे पता चलेगा जब हम सीटेट को सॉल्व कराएंगे। और इस चीज़ को याद रखिएगा, एक एक लाइन 10 बार देखिएगा वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार सीटेट में आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? प्रश्न अच्छा है और इन्होंने एक शब्द लगाया है, विवेचनात्मक चिंतन। प्रश्न मिल गया होगा आपको, 4 ऑप्शन भी मिल गए होंगे, उत्तर भी मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन में आप लिख दिए होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और एक चीज़, विवेचना जो शब्द है आपको पता है, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था, फिर से शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता दें। जैसे विवेचना शब्द आपने कहाँ सुना है? अपने जब 9th 10th क्लास 1-2 में जब आपने पढ़ा होगा तो प्रश्न में आता था कि इसकी विवेचना करें, इसकी विवेचना करें। क्या करते थे आप? प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते थे? 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में? अरे पूरा लिख देते थे, पूरा ढाड़ा जिसको कहा जाता था वो लिख देते थे, क्योंकि विवेचना करना, उसके बारे में पूरा इतिहास बता देना है, यही ना। बस प्रश्न वही पूछ रहा है, देखिए किसमें इतिहास लिखने के लिए कह रहा है। चलिए इसमें देखते हैं, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं एवं क्यों खाते हैं। मतलब क्यों लिखा है, क्यों खाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब तो माथा पची हुआ, पहले को पता करें, फिर क्यों, यानी फिर ढाड़ा लिखने के लिए कह रहा है, यानी पूरा लिखने के लिए कह रहा है। चलिए अच्छी बात, लिख देंगे। पहला प्रश्न ये। दूसरा, भारत के 10 से राज्यों के नाम बताओ। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, यानी जाहिर सी बात है कि आपको याद कराया गया होगा 10 राज्यों के नाम, इसलिए पूछा जा रहा है। अब आपके माइंड में क्या होगा ना, ये रिकॉल होगा, इसे रिकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? याद रखिएगा, इसको रिकॉल कहते हैं। जब भी रिकॉल से संबंधित अगर प्रश्न आए तो ये समझिएगा कि पहले से स्मरण है और उसको दोबारा याद करना है। वो दोबारा मतलब बोलना है, उसको याद करके बोलना है, यानी स्मरण करने से ये संबंधित हो सकता है, रिकॉल से ये संबंधित है, यानी दोबारा उसको याद करके बोल देना, इसको रिकॉल कहते हैं। तो ये जो भारत के 10 राज्यों के नाम बताना, ये रिकॉल से संबंधित हो जाता है, यानी स्मरण दिमाग में फिट, वहाँ से हमें बता देना है कि हाँ चलो 10 राज्यों के नाम है। और ये फिक्स हैं कि जो भी 28 राज्य हैं। अच्छा, ईबीएस में एक प्रश्न आता है कि कितने राज्य हैं और कितने आपके, याद रखिएगा ये ईबीएस का बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पूछा भी गया, संख्या भी पूछा गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 8 है कि 8 28 है, लिख दीजिएगा कि कितना है। और उसमें 2 राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो महत्वपूर्ण हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ देता है यहाँ से, याद रखिएगा। और 29 पहले थे, अभी 28 राज्य हो गए, ये भी कंफर्म रहिएगा, गलती मत कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जो है राज्य वाला खत्म। 2 से 10 तक के पढ़ा लिखो, आपको याद है, रिकॉल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। सुस्मरण आ गया, यानी रिकॉल से संबंधित। 3 जो प्रश्न है एक जैसे दिख रहे हैं, जब भी प्रश्न का टिक करेंगे को 3 में से तो कोई एक नहीं हो सकता। 3 एक जैसे दिखते हैं, उसमें से कोई टिक तो नहीं करेंगे, तीनों एक जैसे हैं, यानी तीनों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, जो बच जाएगा उसे लिख देंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ पे ढाड़ा लिखने के लिए कह दिया, यानी पूरा लिखने के लिए कह दिया, वो क्या है, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है
यानी पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन का भी बात किया जाता है, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है आलोचनात्मक चिंतन का, तो किसी विषय वस्तु को आलोचना के साथ चिंतन करना, आलोचना के साथ चिंतन करना, रहने वाले लोग क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, आलोचना करना। समझ गए? आगे बढ़े। अंग्रेजी में देखिए क्रिटिकल थिंकिंग लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे लग रहा है कि आपको अब दिक्कत नहीं होगा, चिंता मत की, एक एक चीज़ पे डिस्कस्ड इतना हो जाएगा कि अरे आपको तो लगेगा कि सर क्वेश्चन दीजिए ना, देखिए कैसे करते हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज भी हमने इतना टाइम लिया, टेस्ट सीरीज को वहाँ पे दे दिया है सारा। अगला क्वेश्चन है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके लगभग जो उत्तर होते हैं वो लगभग गलत देते हैं, निश्चित रूप से गलत देते हैं। क्यों देते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। डायरेक्ट वो देखते हैं, विकास जो होता है निरंतर चलते रहता है, जाहिर सी बात है विकास जो होता है निरंतर चलते रहता है, लेकिन प्रश्न को मतलब एक क्रम के अनुसार चलते रहता है। अब विकास ऐसा थोड़ा है कि मतलब विकास होगा ही नहीं, विकास तो होगा ही, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है विकास आपका। यानी जब तक आपका समाप्त आप नहीं हो जाए तो निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक क्या करेंगे, सीखेंगे ही। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। लेकिन इन्होंने प्रश्न में क्या लिखा उस चीज को देखिए कि चरणीय विकास का जो चरणीय सिद्धांत है, यानी एक चरण कहा, फिर दूसरा चरण कहा, तीसरा चरण कहा, फिर चौथा चरण कहा, ये किस पर जोड़ देता है? एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण क्यों बांटे हैं? जाहिर सी बात है एक चरण यहाँ पे हो गया, दूसरा चरण यहाँ पे, एक चरण यहाँ, दूसरा चरण यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा चरण ये। अब ये चरणीय सिद्धांत क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अब यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ का विकास होगा, रुकेगा, यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ का विकास हुआ, यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ का विकास हुआ, यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ का विकास हुआ, और ये सब में डिफरेंसेस है, इसलिए तो चरण में हमने बांटा है, इसलिए तो हमने चरण में बांटा है। जाहिर सी बात है ये चीज़ समझ गए। जब भी चरणीय सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो समझ जाइएगा कि एक कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा कंप्लीट हो गया, ये चौथा कंप्लीट हो रहा है। यानी एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण, और सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, अलग है। इसलिए ये किस पे डिपेंड हो जाता है, किस पे स्पष्ट रूप से जोर देता है, तो विकास की अनिरंतरता पे। यानी ये निरंतर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस है, यहाँ पे कुछ चेंजेस है, यहाँ पे कुछ चेंजेस है, सब में कुछ ना कुछ अंतर है। इसलिए तो अलग अलग हमने बांटा, नहीं तो एक ही बार नहीं लिख देते। विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलते रहता है, लेकिन याद रखिएगा चरणीय सिद्धांत के अनुसार ये विकास का अनिरंतरता नियमों पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। अनिरंतरता, समझ गए? बाकी सब क्या होगा, नहीं होगा। सॉर्टिक भी बताता हूं, इसमें से यही दो ऑप्शन में से एक सही क्यों होगा, और इसी दो चीजों पे क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे जैसे दिखते हैं, एक दूसरे जैसे। जब भी सीटेट के प्रश्न एक दूसरे जैसे वाले आ जाए, दो ऑप्शन, उसमें से एक ना एक सही होगा ही, लगभग सही होता है, कभी कभी अपवाद में आ जाते हैं लेकिन लगभग सही होता है। तो इस चीज को समझ गए। अब विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक, किसी एक चीज पे ये डिपेंड हो रहा है, इसीलिए दोनों ऑप्शन ये क्या है, गलत है। किसी एक चीज को इंडिकेट करता हुआ बोलेगा तो खत्म कहानी। ठीक है, अब ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? कारकों द्वारा विद्यालय में, जो विद्यालय है, जो आपका स्कूल है, उसमें बच्चों का अधिगम जुड़ाव से प्रभावित होता है। यानी जो विद्यालय है उसमें बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है, यानी जो भी जुड़ाव है, अधिगम से जो जुड़ाव है वो प्रभावित होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंधों, और तीसरा सांस्कृतिक मूल्य, चौथा है बच्चों का आत्मसम्मान। और इसमें ऑप्शन देखा जाए तो पहला में 4 है, दूसरा में 2 4 सही है, तीसरा में 1 2 3 4 है, और चौथा में 1 3 है। अब इसमें बताना है आपका कौन सा सही है। एक चीज़ आपको बता दें कि जब भी प्रभावित होना
पूछे, जब भी प्रभावित हो और वो इंडिकेट करता हो बच्चा को हो, तो बच्चों को कुछ भी प्रभावित कर सकता है, उसके सीखने को कुछ भी प्रभावित कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, परिवार, बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और घर में पूरा झंझट लगा हुआ है, पूरा इधर माता पिता डेली, फादर मदर में डेली हो रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा? शांति नहीं रहेगा, सीखेगा वो कुछ भी। हम आपको एक चीज़ याद दिलाते हैं, सामाजिकरण की जब चर्चा होती है तो सामाजिकरण की जो प्राथमिक एजेंसी का उदाहरण अगर पूछें आपसे तो क्या नाम लेंगे? मुख्य जो होता है प्राथमिक एजेंसी या मुख्य एजेंसी कौन होता है? परिवार ही होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है सबसे पहले समाज के साथ मतलब इंटरेक्ट होने से पहले वो अपने परिवार के साथ मिलता है। माता पिता जो भी हैं परिवार में उनके साथ मिलता है, उनसे बातचीत वगैरह करता है, वहाँ घुलता मिलता है, तब आगे बढ़ता है। तो परिवार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से वो प्रभाव डालता है। समझ में गया? और यहाँ पे प्राथमिक जो हमने बताया इसे भी याद रखिएगा, ये 50 बार पूछा गया है समाजीकरण के बारे में कि प्राथमिक एजेंसी कौन है। समकक्षी संबंधों, समकक्षी संबंध क्या होता है? यानी जो भी बच्चे के जब परिवार से वो बाहर निकलता है, परिवार से अगर मान लीजिए परिवार के बारे में हमने बता दिया, माता पिता जो भी है, अब परिवार से बाहर निकलता है तो जो भी उसके समकक्ष जो रहते हैं उनसे वो मित्रता करता है, यानी मित्र बनाता है। जो भी सहपाठी होते हैं उनसे दोस्ती करता है, उनसे बातचीत करता है। अगर ये भी खराब हो जाए, मतलब ये अगर रेशियो खराब हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? मतलब उसका संबंध मान लीजिए वो कुछ खा रहा उल्टा सीधा, तो बच्चों पे जो भी उससे दोस्ती के उस पर भी वो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। आप भी जब गार्जियन होंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे उससे दोस्ती किया है, मतलब जो खराब लड़का हो, कुछ शराब वगैरह पीता हो या गुटखा वगैरह खाता हो, तो उससे अपने बच्चे का तो कराएंगे नहीं दोस्ती, क्योंकि खराब हो जाएगा। तो आप गार्जियन के रूप में उसे क्या करते हैं? रोकते हैं, टोकते हैं कि नहीं उसके साथ नहीं जाना। क्यों जाओगे? पूरा डांटना शुरू कर देते हैं। तो ये जो होता है समकक्षी संबंधों का जिक्र किया जा रहा है, को याद रखिएगा, पूरे रूप से प्रैक्टिकल रूप में अवेलेबल है पूरी दुनिया आपके सामने, बस उसे ढूंढना है। तो ये प्रभावित कर रहा है, आप खुद रोकते हैं, परिवार प्रभावित कर रहा है। सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य के बारे में हमने स्टार्टिंग में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमने किसी को बताया कि किसी को पैर छू के प्रणाम करना, चाहे कुछ भी करना, मतलब जो भी आपकी संस्कृति के अनुसार है, तो वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समाज की अखंडता को बनाए रखता है, एकता में, एक रूप में जोड़े रखता है। अब बगल में है, किसी का तबीयत खराब है तो आप क्या करते हैं? ले जाकर दिखा सकते हैं। कोई गार्जियन नहीं है तो किसी को कुछ कमी है, चाहे मार्केट गए वहाँ से लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम नहीं लाएंगे। कोई चोरी कर रहा है, कोई लड़ रहा है, हम क्यों जाएं देखने के लिए? कहीं आग लगा बगल में, हम क्यों जाएं उसको बुझाने के लिए? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम करते हैं, जाते हैं। कोई आता है उसका सम्मान करते हैं, खाने पीने के लिए पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कोई ये कहाँ से मिलता है, कैसे जुड़ाव, ये इससे क्या होता है ना, जुड़ाव पैदा होता है, एक समाज बनता है इससे। उसका हेल्प किए, वो आपका हेल्प करेगा कभी ना कभी, निश्चित रूप से होता है। कि ये कैसे होता है? ये सांस्कृतिक मूल्य है और ये आगे भी बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, लेकिन रहेगा ही आगे। गाँव में देखिएगा बहुत ज़्यादा रहता है, किसी एक को चोट लग जाएगा 20 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। आज के डेट में भी कहीं देखिएगा, एक बाइक से अगर हो जाता है तो वहाँ पे 50 लोग बचाने के लिए पहुँच जाते हैं, जबकि उनका बहुत सारे लोगों का टाइम किल होता है। मतलब जाहिर सी बात है, कोई बहुत बिजी होगा तो वो जाएगा ही, लेकिन अगर कोई बिजी नहीं है, निश्चित रूप से 10-20 मतलब बचाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? कुछ ना कुछ तो है जो जोड़े रखता है हमें, वही तो है सांस्कृतिक मूल्य। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी प्रभावित करता है, निश्चित रूप से प्रभावित करता है। उदंड बच्चा हो जाएगा अगर ये सारी चीज़ नहीं हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बच्चों का आत्मसम्मान। ये तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों का आत्मसम्मान। अगर मतलब एक तरह का ये संवेग कहा जाएगा, अगर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा तो बच्चा नकारात्मक भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चारे क्या हो जाएंगे, प्रभावित करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमने सही सही आपको बता दिया ना, समझ में आ गया होगा ना। किसी का आंसर अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो टेस्ट सीरीज में से देख लीजिएगा, ठीक है? वैसे हमने बताया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और लिखते जाइएगा। और जीन पियाजे को आज हम पढ़ा भी देते हैं। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? जीन पियाजे, बहुत अच्छा, जीन पियाजे आ गए।
चलिए आज आपको मेरे ख्याल से 2-3 मनोवैज्ञानिक जो हैं उनको पढ़ा ही देंगे। जीन पियाजे जो हैं ये क्या है ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं बच्चे आप अपने घर में बच्चों को देखते होइएगा, कुछ बच्चे जो होते हैं ना घर में रहेंगे खोज करते रहेंगे, और कुछ बच्चे हैं ना कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते रहेंगे। आई बात समझ में? कुछ बच्चे जो हैं घर में खोज करते रहेंगे, पढ़ते लिखते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ज़्यादा लोगों से लगाव नहीं है लेकिन खुद से पूरा वो करते रहेंगे, वो तेज तर्रार भी होते हैं बच्चे। और कुछ बच्चे जो होते हैं ना घूमते रहेंगे, 50 को इधर से दोस्त 50 को उधर से दोस्त, उसी में मौज मस्ती में रहते रहते। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दोनों का दिमाग कमजोर होता है, ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब सबका अपना अपना तरीका है। अब देखिए जब जीन पियाजे आए ना तो उनके साथ जो बच्चे मिले ना, मेरा नज़रिया आपको याद कराने का, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम। जो जीन पियाजे आए ना तो जो बच्चे घर में थे ना उनके साथ लग गए। और जब वाइगोस्टकी आए तो जो समाज में जो घूमते रहता था उनके साथ लग गए, तो उनका जो है ना वो समाज के साथ चलते रहता है। अभी हम जीन पियाजे के बारे में बात कर रहे हैं। घर पे भी देखिएगा बच्चा एक होगा जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज तरह होगा, घर में होगा, सारा चीज़ होगा। दोनों का महत्वपूर्ण पहलू भी बताएंगे। कुछ पहले आज जीन पियाजे के बारे में बात कर लें। तो जीन पियाजे जो हैं वो क्या है, मतलब पूरा खोजबीन करने वाला, जैविक वगैरह जो ऑप्शन मिलते हैं उसको टिक करने वाला, खोज वगैरह करने वाला, वो ऑप्शन टिक होने वाला, वो जीन पियाजे वाला बच्चा है। अब इसमें क्या हुआ, जीन पियाजे ने तो देख ले संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे का है। अब इसको इन्होंने बच्चे को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद क्या किया, उन्होंने चरणों में बांट दिया, 4 चरण में, 4 अवस्थाएं कह सकते, 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांट दिया। अब ये जो चरण है, जो जीन पियाजे के जो चरण है, 4 चरण है, वो कब से स्टार्ट होता है, कब जाके एंड होता है, कब चौथा चरण में पहुंच जाता है। तो उन्होंने शुरू से, जन्म से उन्होंने देखना शुरू किया बच्चे को कि मान लीजिए कोई भी कार्य होता है शुरू से होता है, जन्म से देखना शुरू करिए, देखें पहले क्या कर रहा है। तो उन्होंने देखा छोटा सा, आप ध्यान से देखिएगा अपने घर में जो बच्चा होगा आपके घर में, उसे ध्यान से देखिएगा, छोटा सा बच्चा है और उन्होंने जन्म से 2 साल, पहला जो चरण इन्होंने संवेदी जो गामक होता है, सेंसरी मोटर जो अंग्रेजी में कहा जाता है, ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। तो उन्होंने जन्म लिया बच्चा, उसके बाद 2 वर्ष तक ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हो रहा है। आंखें दोनों बड़ा बड़ा कर लिया और देखना शुरू किया, हाँ क्या हो रहा है। अच्छा, बच्चा पहले रोया गया, जो भी पकड़ना वगैरह है वो क्या हो गया, हाथों तो सेंसरी, मतलब जो भी ज्ञानेंद्रिय वगैरह है सबसे वो कार्य करना शुरू किया। किसी को देख रहा हंस रहा है, किसी को देख कर रो रहा है, दूसरे किसी को देख कर रो रहा है, किसी को देख कर हंस रहा है। तो ये पहले जो होता है वो सेंसरी मोटर द्वारा कार्य किया हुआ, इसलिए इसका नाम सेंसरी मोटर पड़ा ज्ञानेंद्रियों द्वारा। तो इसमें जो हो गया, एक शब्द आता है बहुत महत्वपूर्ण जन्म से 2 वर्ष वाले में, जिसे संवेदी गामक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संवेदी गामक। इंद्रियों और क्रियाओं द्वारा, जैसे देखना, सुनना, छूना, बोलना, प्राप्त करना, इसके माध्यम से उन्होंने किया संवेदी गामक अवस्था। याद रखिएगा, सेंसरी मोटर, संवेदी गामक, जन्म से 2 वर्ष, इंद्रियों द्वारा और क्रियाओं द्वारा। इसमें एक शब्द आता है वस्तु अस्थावित्व का। क्या आता है, वस्तु अस्थावित का। जैसे कोई किसी बच्चे के पास, जब ये कब आता है ना कि 2 वर्ष से ठीक पहले आता है, यानी 2 वर्ष के लास्ट तक ये वस्तु अस्थावित पूछता है बार बार, वस्तु अस्थावित का गुण कब आता है, वस्तु अस्थावित का गुण कब आता है, कब आता है, तो पहले में आता है जो जन्म से 2 वर्ष होता है। क्लियर हो गया, जन्म से 2 वर्ष, नोट करते जाइएगा, लिखवा रहा हूँ मैं। जन्म से मतलब मेन पॉइंट संवेदी, जैसे इसमें लिखना होगा संवेदी गामक अवस्था जो है, या पेशी अवस्था जो है डैश किए, जन्म से 2 वर्ष लिखे, इंद्रियों और क्रियाओं द्वारा। इंद्रिया क्या हो सकते हैं, देखना, सुनना, छूना, बोलना, प्राप्त करना, ये सारी चीज़। इसमें एक शब्द महत्वपूर्ण हमने बताया, वस्तु अस्थावित। तो जब भी वस्तु अस्थावित का चर्चा कब होगा, तो पहले में होगा संवेदी गामक अवस्था में होगा, या सेंसरी मोटर में होगा। इसमें होता क्या है, बच्चा को जो खिलौना वगैरह दिखने लगता है ना, वो समझ जाता है कि ये खिलौना है, इधर बिस्तर के नीचे छुपा कर, वो वस्तु का जो अस्थावित तो होता है उसके मन में आ जाता है। ठीक है, वो बन जाता है वस्तु, छुपा दिया तो भी उसके मन में है कि हाँ ये है। ये हो गया पहला। अब इसके बाद उन्होंने आँख छोटा किया थोड़ा सा और कहा कि चलो इतना देख लिया, अब आँख दर्द करने लगा। अब जन्म से 2 वर्ष तक देखा है तो दर्द करने लगेगा ही। फिर उन्होंने थोड़ा आराम किया, फिर उन्होंने देखना चालू किया।
अब फिर उन्होंने देखना जब चालू किया तो 2 वर्ष से लेकर देखते देखते बड़ा बड़ा आँख करके 7 वर्ष तक देखा। चलो देखते हैं को 2 से 7 वर्ष तक एकदम टकटकी लगाया उस बच्चे पे कि क्या कर रहा है अब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है। अब 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में आप सोचिए कि बच्चा क्या क्या करता है। सोचिए सोचिए, देखा आपने छोटे बच्चे को 2 से 7, इसका नाम भी दिया पूर्व संक्रियात्मक चरण। क्या नाम दिया? पूर्व संक्रियात्मक चरण। क्या क्या करता है? एक आपने काम देखा होगा कि बच्चा क्या करता है, नकल करने लगता है। जैसे में आप फ़ोन से बात कीजिए ना, मोबाइल में, छोटा बच्चे को देखिए मोबाइल से अगर आप बात कर रहे हैं ना तो मोबाइल ले लेगा आपका और कान के पास लगाएगा, बोलना शुरू कर देगा, भले फ़ोन लगा हो चाहे नहीं लगा हो, यानी नकल करना शुरू कर देता है। कुछ ऐसी भी क्रियाएं, मतलब खेल से संबंधित क्रिया करने लगता है जो सिंबॉलिक हो, यानी इसको कहते हैं हम लोग प्रतीकात्मक खेल। जब भी सिंबॉलिक की चर्चा हो, यानी सिंबल की तरह, मतलब कोई वस्तु, जैसे डॉग को देखा, कोई चित्र वगैरह बना हुआ है, अब उसी के साथ वो वैसे करने लगता है, बिहेव करने लगता है, यानी सिंबल उसका देखा, उसके साथ वो खेलने लगा। ठीक है। अब कुत्ता देखा है बाहर में, उसका चित्र वगैरह, चाहे उसका कुछ फोटो वगैरह, चाहे कुछ भी मिला, उसके साथ खेलने लगा, टॉगी टॉगी ऐसे करने लगा। ये करता है बच्चा को, देखिएगा ना, को स्टार्टिंग में वो क्या करता है, वस्तु वगैरह के पीछे पकड़ेगा, उसके बाद जब बड़ा होता है ना तो वो खेल करने लगता है, इससे संबंधित कल्पना है। जैसे फ़ोन पे आपको बात करते हुए देखेगा तो वो करने लगता है उस तरह के। जैसे बहुत सारी चीज़ और भी आते हैं सेकंड वाले में। जैसे में अगर बात किया जाए तो ये अहम केंद्रित हो जाता है, पलटावी का गुण इसमें नहीं आता है। अब पलटावी क्या है जैसे वो कह देगा 2 गुणे 3 कितना होता है, 2 गुणे 3 6 होता है, चलो 3 गुणे 2 6 होगा, ये डिफाइन नहीं कर पाता है, यानी पलटने पे थोड़ा वो गुण नहीं आता है, पलटावी गुण। एक और अवगुण इसमें पाया जाता है, कमी पाया, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर एक स्पेशल वीडियो है। अब ये देखिए, ये लंबा बोतल, अब खाने पीने वाला जो बच्चा होगा, और ये चौड़ा, अब ये दोनों में ना अंतर नहीं कर पाता है, कहेगा नहीं बड़ा वाला हमको चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसके पीछे भागेगा, भले ही इसमें ज़्यादा दूध क्यों ना हो, नहीं भागेगा क्योंकि इसको बड़ा दिखेगा ये क्या होता है? ये होता है कि वो किसी एक विशेषता को देख पाता है कि ये लंबा और चौड़ा है, सभी विशेषताओं पे ध्यान नहीं दे पाता है। समझ गए? एक विशेषता पे ध्यान दे देता है, सभी विशेषताओं पे वो ध्यान नहीं दे पाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं इसमें लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। अब तीसरी अवस्था के बाद आते हैं, यानी जब आंख बड़ा बड़ा करके देख लिया इतना सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ देखा, उसके बाद वो कहता है कि ठीक है अब दर्द करने लगा, अब 7 से 11 में पहुँचते हैं। उन्होंने एक और दिया 7 से 11। 7 से 11 को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। मूर्त समझिए, ठोस समझिए इसको। इसमें जो है 7 से 11 जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जितने हमने अवगुण आपको काउंट कराए थे वो सारे गुण इसमें आ जाते हैं। वो सारे क्या होते हैं, गुण इसमें आ जाते हैं। जैसे में कौन कौन से गुण को, पहला गुण आ जाएगा आपका जो हमने बताया कि ये लंबा है और ये चौड़ा है। अब ये दोनों में डिफरेंस कर पाएगा? नहीं, दोनों में तो बराबर है, यानी एक गुण पे नहीं सभी गुणों पे ध्यान देना शुरू कर देता है। इसमें एक शब्द आया है संरक्षण, ये हो गया प्रतीकात्मक खेल, हम समझा दिए। बाकी 3 ऑप्शन बचे हुए, तीनों ऑप्शन इसी में आएंगे। संरक्षण भी इसमें आ जाएगा, वर्गीकरण भी आ जाएगा, प्रतिलोमिक चिंतन भी आ जाएगा। अब देखिए ये है क्या, एक एक चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम संरक्षण की चर्चा कर लें। संरक्षण है क्या? संरक्षण जो होता है, एक प्रश्न में आया था कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए ये ऑप्शन लिखा हुआ था, भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं। जैसे इसमें हमने पानी डाला, इतना पानी हमने डाला, वही पानी इसमें इतना डाल दिया, तो भौतिक जो इसके गुणधर्म है कि यही पानी इसमें डाला, यही पानी इसमें डाला, दोनों में बराबर पानी है, तो भौतिक गुणधर्म क्या, दोनों के समान है,
यानी दोनों में आधा लीटर डाला, दोनों में मतलब इसमें भी आधा लीटर हमने पानी डाला, इसमें भी आधा लीटर पानी डाला, तो दोनों में पानी हमने डाला, आधा लीटर डाला, तो ये भौतिक गुणधर्म जो है वही है, लेकिन बाहरी आकृति क्या है, ये बदल गया, ये चौड़ा है और ये लंबा है, तो ये गुण आ जाता है, दोनों में डिफरेंस करना, यानी संरक्षण का गुण उसमें आ जाता है, ये संरक्षण है, यानी वो संरक्षित कर लिया एकदम से कि हाँ ये तो पनिया तो वही है, इसमें भी आधा लीटर उसमें भी आधा लीटर, दूध तो उतना ही है, इसमें भी आधा लीटर उसमें भी आधा लीटर, किसी में अधिक नहीं, कोई भी दे दो। पहले झगड़ा करता था उसी के लिए, अब झगड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि ये गुण आ गया, बहुत सारी विशेषताएं वो समझने लगा। निश्चित रूप से आप देखिएगा 7 से 11 वाले उतने बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन छोटका बच्चा परेशान करके नहीं नहीं ये नहीं वो वही चाहिए, देख लिए लंबा बहुत सारा, भले पतला हो लंबा हो लेकिन चाहिए वही। नहीं, बड़ा वाला बच्चा आपको परेशान करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा आपने। चलिए संरक्षण समझ गए, बस यही संरक्षण है। अब यहीं पे प्रतिलोमिक चिंतन भी आ जाता है। प्रतिलोमिक चिंतन जो अभी हमने कहा पलटावी का गुण नहीं रहता है, वो पलटावी गुण आ जाता है, यानी उल्टा पुल्टा करने का ज्ञान आ जाता है। जैसे अगर हम कहें 3 गुणे 2 बराबर 6, ई कर देगा 2 गुणे 3, अरे वही होगा, इसको उलट दीजिए पलट दीजिए वही होगा। जैसे 2 गुणे 2 बराबर 4 या 4 भागे 2 बराबर 2, उलट पलट के भी समझ जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, अब इसमें भी देख लेगा उलट पलट के, इसमें भी पानी डाल दिया इतना, इसमें भी पानी डाल दिया उतना, बराबर है। को याद रखिएगा, बच्चे जो होते हैं इस वाले में प्रतिलोमिक चिंतन नहीं कर पाते हैं, संरक्षण नहीं कर पाते हैं, अनुक्रमिक वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। अब अनुक्रमिक वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण करना यानी उसका विशेषता देखना कि ये लंबा है, ये गोला है, तो ये भी क्या है, गोला है, तो ये भी गोला नहीं जैसा है वैसे, कोई ये देख लिया। अगर एक आयत की बात किया जाए, अच्छा ये दोनों बराबर है, इसका भी ये दोनों बराबर है, अच्छा ये इसके बराबर है, अच्छा इसका भी ये बराबर, यानी बहुत सारी विशेषताओं को देख लेना, ये क्या है, उस विशेषता के आधार पे इसको वर्गीकृत करना, अलग अलग कर देना। ये तो आयत है, ये दोनों आयत, आगे बढ़ गए। तो ये विशेषताओं अलग अलग जो भी विशेषताएं हैं उसके आधार पे उप श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। तो ये कब आता है? तो ये आता है आपका जीन पियाजे के अनुसार तीसरे स्टेज में। तीसरा स्टेज यानी आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें नहीं आएगा। मेरे ख्याल से सभी आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत हो रहा होगा। एक और आता है आपका चौथा अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये 11 वर्ष से अधिक पे होता है। इसमें 2-3 शब्द हमेशा आते हैं, वो है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या परिकल्पनित निगनात्मक तर्क। ये लिख लीजिएगा, ये शब्द जब भी आए तो अमूर्त वाले में आएंगे, या अमूर्त शब्द भी इसमें आता है कि जब भी आए को ये समझ जाइएगा कि अमूर्त से संबंधित है। अब इससे अधिक पियाजे में कुछ चीज़ें और हैं जो आगे आपको बता दिया जाएगा। और जैसे में एक और शब्द आता है, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, इनको पढ़ाने लगे हैं तो 3 दिन लग जाएंगे लेकिन समाप्त नहीं होंगे। एक और शब्द आता है कि जब बच्चा कोई कार्य कर रहा होता है तो खुद से बात करता है, तो ये अहम केंद्रित कहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं जब बच्चा खुद से। लेकिन वाइगोस्टकी ठीक इसके उल्टे होते हैं, वाइगोस्टकी पे आएंगे तो उसमें पढ़ा देंगे। फिलहाल ये समझ गए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक चरण में क्या आता है? प्रतीकात्मक सिंबॉलिक थॉट आता है, विचार आता है, या खेल आता है, प्ले करता है। ये प्रतिलोमिक चिंतन नहीं कर पाता है, अनुक्रमिक वर्गीकरण नहीं कर पाते क्योंकि एक से अधिक विशेषता को नहीं देख पाते, संरक्षण नहीं कर पाता है। संरक्षण मतलब वही गिलास लंबा और चौड़ा वाला में अंतर नहीं कर पाता है। तीनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है लेकिन अलग अलग शब्द है, थोड़ा सा अंतर है। समझ गए? ये तीनों गुण पूछा जाए कब आएगा, तो जाहिर सी बात है तीसरी अवस्था में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर है। इसमें है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। एक ही बार में आंसर आपको पता चल गया है। प्रतीकात्मक खेल यानी क्या हो गया, कौन सी अवस्था हो गया? तो जाहिर सी बात है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी दूसरी अवस्था, जिसका एज है 7 से 11। देखा आपने, टिक किया, आगे बढ़ जाएंगे,
बाकी सब नहीं होगा। देख लीजिए, संवेदी गामक अवस्था दिया है, होगा नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तीसरा है। चौथा औपचारिक संक्रियात्मक, कुछ करना ही नहीं, देखना है। आगे भी प्रश्न पढ़ लीजिए। एक छोटी बालिका प्रक्रियात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे का दृष्टिकोण समझ नहीं पाती। दूसरे का दृष्टिकोण जो समझने के लिए होता है वो तीसरा स्टेज होता है, और वो अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। अब ये घटना के बारे में आपको एक चीज़ और कंप्लीट करा दें। जब भी घटना उसके सामने हो रहा है तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। जब घटना कहीं बाहर हो रहा है उसकी चर्चा वो कर रहा है, यानी सामने नहीं हो रहा उसकी चर्चा, तो ये अमूर्त वाले में चला जाएगा। यानी कल्पना करके था ना, कल्पित करके, तो ये मूर्त वाले में, अमूर्त वाले में, यानी चौथे स्टेज में चला जाएगा। और जब घटना सामने हुआ तो उसका बखान वगैरह, उस घटना के बारे में बताना आपका जो होता है वो आपका मूर्त वाले में जाएगा। तो जिन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? कि पूर्व संक्रियात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर है। निम्न में से कौन सा विलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप पढ़ लिए किसको? पियाजे को पढ़ लिए। अब हम कोहलबर्ग को भी पढ़ा देते हैं, ताकि आगे के प्रश्नों में हम उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन पे डील करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना मेहनत हुआ है, कितना मेहनत हो रहा है आपके लिए। कितने घंटे का वीडियो बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कितना मेहनत हुआ है ये समझ में आ रहा होगा। 10 क्वेश्चन नहीं पढ़ा पाएंगे, इसके बाद अगले वीडियोज़ में मिलेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ही होगा। निम्न में से कौन सा विलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास? कोहलबर्ग का जो नाम जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? नैतिकता के साथ। कोहलबर्ग नैतिक, पियाजे संज्ञानात्मक, कोहलबर्ग नैतिक। और जो आपका है, एक बच्चा के बारे में हमने बताया था कि जो समाज से जुड़ा हुआ है, तो वो सामाजिक वाला वाइगोस्टकी। वाई मतलब समाज, वाइगोस्टकी मतलब समाज। कोहल यानी किसी को किसी को क्या कर रहा है? हल कर रहा है, यानी नैतिक कर रहा है, किसी का हेल्प कर रहा है। हल मिस कोहल लिख देना, एच मतलब हेल्प, याद हो गया। कोहल में एच है, ह है, यानी किसी का हल मतलब हल किया, किसी का हेल्प किया, यानी नैतिक विकास कर रहा है। किसी का हल कर रहा है यानी कि क्या कर रहा है? नैतिक विकास कर रहा है। वो नैतिक विकास का सिद्धांत किसका? कोहलबर्ग का है। नैतिक विकास का सिद्धांत आपका पियाजे का भी है। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है पियाजे का भी है, और उसके 2 बताए गए हैं। उस पर क्वेश्चन कभी आएगा तो बता देंगे, लेकिन फिलहाल कोहलबर्ग को अभी आपको समझा देते हैं। 2 है और उससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से इसमें होगा ही, आगे पढ़ा देंगे। और इसमें जो है कोहलबर्ग, और देखिए पियाजे कैसे याद करेंगे? संज्ञानात्मक। पियाजे वाला बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है। पियाजे मतलब प्याज होता है ना, बहुत ज़्यादा उसमें लेयर आपने देखा होगा, तो समझिएगा बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उस लेयर के हिसाब से उस पर ज्ञान है, इसलिए वो संज्ञानात्मक देता है। और वाइगोस्टकी, वाई कह दिए यानी समाज के बारे में पूछ दिया आपने, तो वाइगोस्टकी मतलब समाज को लेकर चलने वाला, समझ में। अब कोहल यानी किसी का हल कर दिया, यानी नैतिक इसके साथ। चलिए याद हो गया सारे वैज्ञानिक का नाम किसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। अब चलिए हल करने वाले के साथ चलते हैं। एक हल वैज्ञानिक भी है, मनोवैज्ञानिक, वो अलग है, याद रखिए। कोहल है ही, किसी का हल कर देना, कोहल। वो कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 3 स्तर में बांटा। कितने स्तर में बांटा? लिख लीजिए, 3 स्तर में बांटा, और 3 स्तर में बांटने के बाद 6 अवस्था बताया। कितने अवस्था? 6 अवस्था। और प्रत्येक स्तर 2 अवस्था में बटा हुआ है। प्रत्येक स्तर जो है 2 अवस्था में बटा हुआ है। अगर इनका प्रत्येक स्तर का नाम मैं लिखवाऊं, तो पहला स्तर इनका जो होता है पारंपरिक स्तर होता है, पूर्व पारंपरिक स्तर होता है, पूर्व पारंपरिक स्तर। दूसरा होता है पारंपरिक। तीसरा होता है उत्तर पारंपरिक। पारंपरिक के शब्द में पाक वगैरह कुछ दे देता है, याद रखिएगा। एक उत्तर होता है, एक पूर्व होता है। पूर्व मतलब पहले वाला, उत्तर मतलब बाद वाला होता है ना। उत्तर सबसे अच्छा दिशा है, यानी बाद में आएगा। अच्छा दिशा ही यानी लास्ट में। उत्तर मीन्स क्या होता है? उत्तर मीन्स उत्तम। उत्तर मीन्स उत्तम, यानी सबसे लास्ट में ना आदमी उत्तम बनेगा, अच्छा बनेगा। उत्तर मीन्स उत्तम यानी लास्ट। पूर्व मतलब पहले, सबसे पहले। तो सबसे पहले पूर्व आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? पूर्व आएगा। वही पूर्व
पारंपरिक स्तर होता है। अब स्तर समझ गए, 3 स्तर है। प्रत्येक में क्या है प्रत्येक में 2-2 बांटा गया है। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 2। ठीक है, अब 2 बच्चे के बारे में बता दिए, लेकिन तीसरे बच्चे के बारे में हमने आपको नहीं बताया था। एक ऐसा भी बच्चा था जो बड़ा डरपोक था। क्या था? बड़ा डरपोक था। और लास्ट में उसको कोहलबर्ग ने, मतलब पूरा ढीठ जो होता है ना, भोजपुरी में का ढीठ हो गया है, यानी टाइट हो गया, एकदम नीडर हो गया, वैसा बना दिया। यानी पूरा रूल तोड़ ताड़ के बराबर कर देने वाला बच्चा बना दिया। यही कोहलबर्ग किए हैं अपने ज़िंदगी में। कि ये नहीं है, मतलब आपके सीटेट के लिए ये प्रश्न आएंगे तो हल कर लीजिएगा। यानी पहले क्या था? बहुत डरपोक था। अब बाद में बहुत क्या हो गया? बहुत ढीठ हो गया। यानी अब पटक के मार भी देगा, रूल जो भी हो तोड़ ताड़ के ठीक कर देगा। यही कोहलबर्ग का पूरा कंसेप्ट है। इसके ना आगे गए हैं ना पीछे गए हैं, बस इसी पे दौड़ गए हैं। ठीक है, चलिए अब कोहलबर्ग को समझाए। कोहल मतलब नैतिक, नैतिक मतलब बच्चा डर गया है। बच्चा डर गया, यानी शुरू से उसको दबाव दे के काम करवा रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो गया? एकदम टाइट हो गया, छोड़ेंगे नहीं। और जब लास्ट में पहुंचा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? सार्वभौमिक, सब पे लागू होने वाला, सब पे लागू, पृथ्वी पे चारों ओर घूमने वाला, सार्वभौमिक हो गया, यानी यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रत्येक जो चरण है उस पर चर्चा कर लेंगे, ताकि कोहलबर्ग में कोई छूटे ही नहीं। अब हमने बताया कि बच्चा जो है डरा हुआ है, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में डरा हुआ है। अब डरा हुआ होगा तो क्या करेगा बच्चा? भागेगा, अरे पीट देगा, वो नहीं जाएंगे, नहीं आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, पीटेगा, मास्टर बहुत टास्क दिया नहीं बनाया, पीटेगा वो। तो बच्चा स्कूल इस डर से नहीं जाता है। तो पहला इन्होंने लिख दिया कि चलो भाई, बच्चा जो है दंड से डरता है, तो इसका नाम दे दिया दंड वाला। और क्यों नहीं जा रहा? एक तो डर है कि पीटेंगे, दंड मिलेगा। दूसरा क्या है? कि दूसरा उसका आज्ञा का पालन करने के लिए डर रहा है। नहीं बोले हैं कि पूरा बना के लेके आना, कर लेके जाना, अभी बनवाओ, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, पीटेगा वो मास्टर वाला, बहुत मारता है। ये होता है। अभी मारना जानते हैं, जेल हो जाएगा। लेकिन इसमें है क्योंकि पहले वैसे होता था कि इसलिए उन्होंने लिखा है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और ये आता भी कि जब भी डर वगैरह का बात हो तो समझ जाइए कि स्टार्ट में बच्चा डरा हुआ था। तो पहले क्या हुआ? पहले बच्चा स्कूल नहीं जाता था क्योंकि वो आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो होमवर्क दिए थे ना वो बना नहीं पा रहा। तो जाहिर सी बात है डर गया था, इसलिए स्कूल नहीं जा रहा था। अब कह रहा था कि बनवाइएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आज्ञा का पालन नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने नाम भी इसका दे दिया। क्या नाम इसका क्या दे दिया? आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। आज्ञाकारिता और दंड का जब भी बात हो ना, तो समझ जाइए कि पियाजे का पहला स्टेज है, क्योंकि बचवा डरा हुआ था, उसी को लेके घूम रहे थे। चलिए, तो ये हो गया पहला। अब इसको अब देखा गया ये कि बच्चा तो स्कूल जा ही नहीं रहा, बड़ा दिक्कत है। इसके बाद कोहलबर्ग करे तो क्या करे, या लोग करे तो क्या करे, आप भी क्या कीजिएगा? तो कहे कि अरे अब इसको तो लालच देना पड़ेगा। टॉफी लो, जाओ, ये ले लो, वो ले लो, मतलब जितना लालच देना है उतना लालच दे, टॉफी दे दीजिए, जो भी इनाम देना वो दे दीजिए। अब बच्चा को लालची बना दीजिएगा तो क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? बच्चा सोचेगा कि इसके बदले में हमको क्या मिल रहा है बताइए, तभी हम जाएंगे, तभी काम करेंगे, आपका क्या मिल रहा है? लालची बन जाएगा। अब तो आप तो क्या किए? हेल्प किए कि चलो बच्चा जाएगा, कुछ दे देते हैं थोड़ा तो स्कूल जाएगा, लेकिन वो क्या हो गया? लालच की भावना उसके अंदर आ गया। इसके लिए उन्होंने शब्द एक इस्तेमाल किया था, बहुत सारे इसके शब्द हैं इसके लिए। अनुभवहीन, सुखवादी और सहायक अभिविन्यास, वाद यंत्र अभिविन्यास, अहंकार केंद्रित चरण, अहंकार केंद्रित चरण। इसमें क्या होता है? स्वरुचि होता है। अगर कोई रुचि है तो ठीक है, नहीं तो क्या करता है? पुरस्कार द्वारा संचलित, यानी पुरस्कार उसके बारे में मिठाई वगैरह मिलेगा तो वो कार्य करता है। तो ये होता है संचालित व्यवहार को। पहला चरण में बस यही होता है। पूर्व में बच्चा यही करता है कि पहले तो डरता है, उसके बाद पुरस्कार लेके कार्य करता है। पहला चरण समाप्त, 2 अवस्था समाप्त। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी अवस्था में, दूसरे चरण पे। और अवस्था कौन सा हो जाएगा? तीसरा। को दूसरा जो चरण है उसका नाम है पारंपरिक, यानी पूर्व हट गया, उत्तर अभी आया नहीं, को जो नाम है वही है पारंपरिक। को पारंपरिक नैतिकता का स्तर जो होता है, इसमें 2 अवस्थाएं हैं। पहला जो होता है
अब बच्चा को अब टॉफ़ी मिलना शुरू हो गया, लालच की भावना आ गया। तो लालच की भावना के बाद पहले तो वो डर रहा था, फिर लालच दिया गया। अब लालच की भावना के बाद आने के बाद वो आगे बढ़ा, तो कहा कि लोग अब हमको लगता है लालची कहेगा। क्या कहेगा? लालची कहेगा, लग रहा है अब हमको लालची कहेगा। तो वो क्या करता है कि लालची कोई हमको नहीं करे, इसीलिए अच्छा बनने की कोशिश करता है। अब थोड़ा अच्छा बन जाए, थोड़ा अच्छा, जो भी लड़का लड़की होगा ना वो अच्छा बनने में लग जाता है। हमसे तो स्मार्ट कोई यही नहीं है, हम लालची बनेंगे, हम टॉफी लेके कार्य करेंगे, अरे हम तो अच्छे हैं। यानी वो समाज में प्रवेश करना शुरू कर देता है। अब समाज में प्रवेश करता है कि इसके लिए इन्होंने नाम दिया था अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। घबराइएगा नहीं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है सामाजिक अनुमोदन द्वारा संचालित व्यवहार। सामाजिक अनुमोदन द्वारा संचालित व्यवहार होता है, यानी समाज कहता है जिस तरीके से उस तरीके से ये बच्चा व्यवहार करने लगता है। अगर कुछ नियम वो बना के रखा है वो चेंज करने लगता है, नहीं नहीं मेरा मेरिटे खराब हो जाएगा, हम ये काम करेंगे, ना ना ये नहीं करेंगे, ये कहता है लोग ऐसे ही करेंगे। भाई मेरा मोरल है ना, मेरा इज्जत लोग करता है एकदम। चलते हैं तो लोग 10 लोग देखता है हमको, हम ही को तो देखता है, दूसरे किसी को कोई क्या देखेगा। तो इस तरह का उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, समाज के साथ जुड़ने लगा। तो स्टार्टिंग में कोई भी कहीं जुड़ता है ना, अपने आप को दिखाता है कि हम तो अच्छे हैं, सबसे अच्छे हम ही हैं। अभी किसी कंपनी में जुड़िएगा ना, स्टार्टिंग में खूब काम कीजिएगा, खूब काम कीजिएगा। स्टार्टिंग में होता है, कहीं भी आप जाते हैं वो खूब अच्छा दिखने, जब नया नया शादी होता है ना आपका, जाते हैं ससुराल को अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ये वो पूरा पैसा खर्चा वर्चा करते हैं ना, वही यहाँ पे भी हाल है। अब नए नए समाज से जुड़ रहा है तब थोड़ा सा मज़ा तो लेगा ही, नहीं थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश करता है। इसी को उन्होंने लिख दिया, लिखा अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास। दूसरा कहाँ से लेके आएंगे, इसी बच्चों सबको देखे हैं। चलिए इसके बाद जो तीसरा अवस्था हो गया, चौथा अवस्था पे चलते हैं। इसी में पारंपरिक नैतिक स्तर में 2 अवस्था होगा ना, कोई इसमें चौथा एक और अवस्था होता है, वो है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास आज में जुड़ा, जो भी नियम कानून है, जो भी व्यवस्था है, उसके खिलाफ में नहीं जाएगा कोई। इसका भी एक अलग इन्होंने नाम दे दिया कि अधिकार का पालन करने और समाज व्यवस्था के अनुरूप, जो भी समाज व्यवस्था के अनुरूप है उस तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप अच्छा बनिएगा तो जिस तरीके से समाज पैर छूने के लिए कहता है उस तरीके से आप पैर छूने लगता है बच्चा। जिस तरीके से झुकने के लिए, बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए कहते हैं उस तरीके से वो व्यवहार वो करने लगता है। जिस तरीके से समाज का व्यवस्था होता है उसी के अनुसार वो कार्य करने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट में डरा हुआ था। दूसरे में है अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, जो भी नियम कानून है समाज वगैरह का उसका पालन कर रहा है। अब तीसरे में चलते हैं, तो तीसरा जो है उत्तर पारंपरिक नैतिक अवस्था होता है। अब इसमें क्या होगा, अब वो क्या किया, इस सारा समाज वगैरह का नियम कानून देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं तो एक आता है पांचवा अवस्था, जो तीसरे जो आपका चरण होता है उसके अंतर्गत, इसका नाम है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अब ये क्या करता है कि पहले तो जैसा नियम था उस नियम के अनुसार वो गलत हो सही है उससे कोई बात नहीं है, उसके साथ वो कार्य करने लगा। लेकिन अब क्या करता है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों के साथ, ध्यान से समझिएगा, सामाजिक जो व्यवस्था है, जो रूल है सामाजिक का, उसके साथ और व्यक्तिगत अधिकार, जो भी इंडिविजुअल जो अधिकार है उसके साथ संतुलन द्वारा संचालित व्यवहार। अब इसमें एक और शब्द जुड़ जाता है, वो है व्यक्तिगत अधिकार। ये दोनों को जोड़ने लगता है, उसके बाद वो कार्य करना शुरू करता है। जो भी व्यक्तिगत अधिकार है उसके अनुसार वो क्या करता है, कार्य करना शुरू कर देता है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका चौथा। अब व्यक्तिगत अधिकार का भी बात में दोनों के बीच संतुलन करता है। पहले तो वो क्या, जो भी रूल रेगुलेशन है जिस तरीके से उस तरीके से मानने लगा, लेकिन पांचवा में क्या करता है, व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल जो अधिकार है उसके साथ संतुलन करने लगता है समाज के साथ, सामाजिक जो व्यवस्था है। इसके बाद लास्ट आता है सबसे अंतिम, वो है छठा, यानी अब रूल तोड़ देगा। और छठा जो होता है वो है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका नाम ही है, क्या नाम है आपका, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है सार्वभौमिक होता है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। और लास्ट वाले का नाम भी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास।
इसमें क्या होता है को आंतरिक नैतिक सिद्धांत द्वारा संचालित व्यवहार है, आंतरिक नैतिक सिद्धांत द्वारा संचालित व्यवहार है। और इसमें जितने रूल रेगुलेशन है, यानी जो उसके अंदर की जो भावना है ना, जो कहता है उसको मानने लगता है। जितना रूल रेगुलेशन है, जितना सारा चीज़ है, वो तोड़ देता है। इसमें एक स्टोरी भी है, हिनेज शायद नाम है उनका, और उस स्टोरी में वो बताता है कि उसकी पत्नी बीमार है और एक दवा बनाया गया है। उस दवा को लेने के लिए उसके पास जाता है, तो वो दवा का दाम 2 गुना 3 गुना 1000 गुना मांगता है कि हमने इसका केवल खोज किया है, तुम हमको इतना पैसा दे दो। कोई लास्ट में क्या करता है, जब रात होता है, को लास्ट में यानी उस सार्वभौमिक वाले स्तर पे चला जाता है और उसका दुकान तोड़ देता है, फिर दवा लेके चला आता है। भले ही वो जेल जाए चाहे कुछ भी करे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही जो होता है, पूरा स्टोरी सुनाते हैं और पूछते भी हैं ताकि पता चल सके कि किस अवस्था में बच्चा है, कि उसको तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। वो कोई कहता है कि तोड़ देना चाहिए। क्यों तोड़ देना चाहिए भाई, तो बचाना चाहिए, मतलब अपनी पत्नी को बचाना ज़रूरी है इसलिए। तो ये लास्ट वाले स्टेज में चला गया बच्चा, यानी रूल रेगुलेशन किसी को नहीं मानता, तोड़ देता है। अब कोई बच्चा कहता है कि तोड़ दिया ना, अब उसका पिटाई होगा, वो बहुत मारेंगे सब, ये सब वो बहुत तेती है। जो डर के मारे बोल रहा कहाँ चल जाएगा, फर्स्ट वाले पे चला जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग है। और उसमें ये भी कह सकता है, अच्छा लड़का लड़की वाला भी कह सकता है नहीं नहीं ये गलत काम है, ये चोरी करना गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। चलिए, ये था आपका पूरा क्या नाम है इसका, कोहलबर्ग, जो नैतिक विकास का है, क्योंकि इसमें शब्द जुड़ा हुआ है हल। हल मतलब क्या, किसी का हेल्प करना, इसीलिए इसका नाम है कोहलबर्ग। चलिए, ये खत्म हो गया। इसका आंसर भी 1 होगा, बाकी सब ये नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका लेव वाइगोस्की से संबंधित है। क्या बात है, सारे आज ही पढ़ना है आप सभी को। चलिए, लेव वाइगोस्की को भी थोड़ा सा समझा दें, पढ़ा ही देते, ख़त्म कर देते हैं लेव वाइगोस्की को भी इस वीडियो में, ताकि इससे संबंधित कभी भी प्रश्न आए तो निश्चित रूप से आप डील कर सकें। वैसे प्रश्न पढ़ लेते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या है उसको भी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ केवल कट गया, केवल यहाँ कट गया, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे और ये करेक्ट आंसर दिख जाएगा। कुछ नहीं करना, नहीं पता तो भी आप टिक करके 1 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जानना चाहिए, क्योंकि 130 140 आपको लेके आना है, तो पूरा आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो फिलहाल हम बात करते हैं इनके बारे में। एक और बच गया ये, तो ये प्रवाही बौद्धिकता की पहचान क्या है? प्रवाही तो एक नाम था, शायद आप नहीं जानते होंगे, ये कैटल का, रेमंड कैटल एक नाम है, उनके द्वारा प्रवाही बौद्धिकता का प्रयोग किया गया। और फ्लड वगैरह इसका शायद नाम कहा जाता है। और इसका नाम एक और है द्रव जो शब्द होता है ना, वो आता है नाम। और बाद में इसका जो है कैरोल के द्वारा भी, कैरोल का जो त्रिस्तरीय मॉडल है बुद्धि का, उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है। प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के साथ कैरोल को भी जोड़ सकते हैं, थॉमसन का भी नाम ले सकते हैं। कैटल तो है, कैटल का ही है ये, तो कैटल का है, समझ गए? कोई ये अलग है और नाम भी हमने काउंट करा दिया, इनके साथ है। अब हम बात कर लेते हैं अध्यापन और मूल्यांकन पे चर्चा करने से पहले लेव वाइगोस्की के बारे में, समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में। जब भी लेव वाइगोस्की आए, लेव वाइगोस्की पूरा नाम है इनका, लेव वाइगोस्की, जब भी आए वाई, इन्होंने शब्द लगाया है लेव और वाई। वाई मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, प्रश्नवाचक मतलब समाज, प्रश्नवाचक मतलब क्या? क्या समाज, क्या लेव वाइगोस्की, वाई समाज, याद रखिएगा, वाई मतलब समाज। क्या आपने प्रश्न किया तो जाहिर सी बात है क्या का उत्तर समाज ही दे सकता है, कोई और क्यों देगा। अब यहाँ पे बात किया जाए कि जब भी लेव वाइगोस्की आएंगे क्या शब्द आएगा? वाई आएगा, वाइगोस्की आएंगे यानी वाई लेके आएंगे, यानी इनके साथ जुड़ा होगा सामाजिक शब्द, जुड़ा होगा सांस्कृतिक शब्द, जुड़ा होगा इनके साथ भाषा शब्द, जुड़ा है, लिखते जाइए, जुड़ा होगा इनके साथ सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया शब्द। और ये सब पे प्रभाव डालता है, विकास पे भी, बुद्धि पे भी, संज्ञानात्मक पे भी। को क्या क्या मिला? सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया शब्द,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे जेडपीडी कहते हैं, जिसे निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं ये भी शब्द। इसके अतिरिक्त MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स का भी जिक्र आता है। इसके अतिरिक्त पाड़ का जिक्र आता है यानी ढांचा का जिक्र आता है, स्कैफोल्डिंग का जिक्र आता है। तो ये सारे शब्द इनके आते हैं। इसके अतिरिक्त एक और शब्द आता है, वो होता है आंतरिक भाषा, संभाषण, निज भाषा, व्यक्तिगत वार्ता, या अंग्रेजी में एक ही शब्द आता है प्राइवेट स्पीच। अंग्रेजी वाला शब्द देखिएगा प्राइवेट स्पीच, ये भी शब्द आएगा। या इसका उपयोग जो होता है किस में होता है, तो ये स्वनियमन, आत्मनियमन या आत्म मूल्यांकन के लिए किया जाता है। कि ये सारे शब्द अगर कहीं मिल जाए तो समझिएगा, ऑप्शन में कहीं मिल जाए तो समझिएगा किसको टिक करना है, तो ये टिक करना है लेव वाइगोत्स्की को। ठीक है, अब एक एक शब्द को डिफाइन कर देते हैं। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक भाषा, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया, तो एक हो गया। अब आ गया जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र आता है, देखिए एक होता है वास्तविक विकास। एक बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, बच्चा है यहाँ पे, और जो कार्य उसको करना चाहिए वो कार्य यहाँ वो कर सकता है। जैसे साइकिल मतलब डुगराना आता है उसको, वो साइकिल लेके खड़ा होके ऐसे लेके चल रहा है। तो ये जो वास्तविक विकास है बिना किसी की सहायता से वो कर सकता है, बिना किसी की सहायता से वो कर सकता है। दूसरा जो होता है समीपस्थ विकास, किसी बच्चे को ना साइकिल चलाना सीखना है, किसी बच्चे को क्या करना है, साइकिल चलाना सीखना है। बीच का जो ये क्षेत्र होता है, ये क्या है, खड़ा है, ये मान लीजिए साइकिल चलाना सीख रहा है, बाईसाइकिल वो चलाना सीखता है। और ये जो बीच का क्षेत्र है इसको हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये वर्तमान स्तर हो गया जो बिना किसी की सहायता से कर रहा है, और ये साइकिल चलाना यहाँ पे सीख जाएगा, गया नहीं है, तो ये सीख जाएगा, तो इसको अलग नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हम लोग संभाव्य विकास, यानी संभावना है। ये क्या है, संभावना है कि वो साइकिल चलाना सीख जाएगा, कि ये संभाव्य विकास के नाम से जानते हैं। इसमें कैसे सीखेगा, तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं एक काम कीजिए, यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दीजिए, यानी किसी आदमी को लगा दीजिए। किस आदमी को लगाइएगा, MKO को लगा दीजिए, जो साइकिल चलाना जानता हो ना उसको लगा दीजिएगा, सीख जाएगा बच्चा, थोड़ा सा हेल्प करेगा सीख जाएगा। इसको ये जो सीढ़ी लगाने के लिए कहा गया, सीढ़ी मतलब क्या होता है, एक हेल्पनुमा, एक पाड़ होता है, एक ढांचा होता है। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं, एक और साइकिल वाला तो हो गया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये बच्चा है, इसको ऊपर चढ़ना है, यहाँ ऊपर चढ़ना है छत पे, यहाँ पे अभी नीचे है, यहाँ पे चढ़ना है। जाहिर सी बात एक सीढ़ी लगा दीजिएगा तो चढ़ जाएगा, टिक्की 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 करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये चढ़ गया। तो ये सीढ़ी है, इसको हम लोग मचान या सीढ़ी कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की भी तो यही कहते हैं, मचान कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं, इसको फोल्डिंग कहते हैं। यानी इसको क्या कहेंगे, एक सीढ़ी को जो ऊपर चढ़ना है, यानी जो हेल्प कर रहा है, आपका मदद कर रहा है। ऐसा थोड़े है कि आपको वहाँ तक ऊपर भी सीढ़ियाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे तो आप चढ़ जाइएगा। थोड़ा सा हेल्प इन्होंने कर दिया यहाँ पे, तो इसी का नाम इन्होंने इसको फोल्डिंग रख दिया, जो हेल्प कर रहा है, जो MKO है, जो नॉलेज है, जो सीढ़ी है वो हेल्प कर रहा है, इसका नाम इन्होंने क्या रखा, स्कैफोल्डिंग। अंग्रेजी में देखिएगा हमेशा स्कैफोल्डिंग मिलेगा, ऐसे पाढ़ मिलेगा, मचान मिलेगा, ढांचा मिलेगा। ये एक अस्थाई सीढ़ी है, अस्थाई हेल्प है, एक अस्थाई मदद है। अब देखिए कैसे, जैसे हमने बोला एक बच्चा है, वो क्या है, अभी साइकिल को चलाना नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे वो साइकिल को चलाना सीख गया,
साइकिल को चलाना सीख गया, तो जाहिर सी बात है आगे भी उसको सिखाना पड़ेगा, नहीं सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो साइकिल चलाना सीख गया। तो ये संभाव विकास है, जो संभावना है वो विकास है। और 20 के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, समीपस्थ के क्षेत्र कहते हैं, यानी समीप है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ यानी जो विकास होने वाला है उसके समीप वाला क्षेत्र। समझ में आ गया? यानी आपने क्या किया जान गया, जेडपीडी जान गया। जो आपका जेडपीडी क्या हो गया, जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, दोनों के बीच की दूरी हो गया। इसमें वास्तविक विकास हो गया जो बच्चा खुद से कर सकता है, और संभाव विकास क्या होता है, जो किसी की मदद से वो कर सकता है। जो किसी की मदद से करता है वो व्यक्ति कौन होता है, वो आपका एमकेओ होता है, यानी जिसके पास वो नॉलेज होगा, नॉलेजेबल अदर्स होता है वो, यानी अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति जिसका नॉलेज होगा कि साइकिल वो चला सकता है। और जो ये सीढ़ी या हेल्प कर रहा है, अस्थायी रूप से मदद कर रहा है, अस्थायी रूप से मदद यानी स्कैफोल्डिंग, अस्थायी रूप से कोई व्यक्ति मदद कर रहा है उसे क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग। पूरा कंप्लीट। अब बच गया है एक और चीज़, वो है आपका प्राइवेट स्पीच, जिसे निज भाषा, व्यक्तिगत वार्ता, आंतरिक भाषा कहते हैं। को जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, ये शुरू होता है 3 वर्ष से। जब कोई व्यक्ति जो होता है, कोई बच्चा है, मान लीजिए बच्चा देखता है और उसमें देखता है कि ये नीली वाली गोली नहीं, पीली वाली जाके सेट हो जाएगा। वो खुद से वो वार्ता करता है। को ये क्यों करता है, क्योंकि वो दिशा देना चाहते हैं अपने कार्य को, क्या करता है, दिशा देने के लिए स्वयं से वो वार्ता करता है। जैसे ये नहीं, ये फीता नहीं, ये वाला फीता, ये नहीं, ये वाला, ये ऐसे बैठेगा, नहीं ये ऐसे बैठेगा। वो स्वयं से जब वार्ता करे, इसे निज भाषा या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, या निज भाषा कहते हैं, आंतरिक भाषा कहते हैं, प्राइवेट स्पीच इंग्लिश में कहते हैं। और ये क्यों करता है, ये स्वयं के नियमन के लिए करता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कि स्वयं के नियमन के लिए किया जाता है, आत्मनियमन के लिए किया जाता है, और आत्म मूल्यांकन के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया क्यों किया जाता है? और यही चीज़ उल्टा पियाजे कहते हैं। वो कहते हैं कि ये अहम केंद्रित है। क्लियर हो गया? एक लाइन पियाजे में भी डाल दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसी में से आता है एक और, आता है विचार के बारे में। को ये कहते हैं वाइगोस्की, भाषा पहले आता है और विचार बाद में आता है। वाइगोस्की कहते हैं भाषा पहले आता है और बाद में विचार आता है, और पियाजे ठीक इसका बाद, मतलब उल्टा कहते हैं, भाषा पहले, विचार बाद में। विचार जो आता है बाद में आता है। यानी एक हमने एग्जाम्पल भी बहुत पहले बताया था कि पियाजे जो हैं, पियाजे कहें 4-4, पियाजे कहें 4-4 मतलब विचार पहले, और वाइगोस्की कहें बार-बार, वाइगोस्की कहें बार-बार, यानी भाषा पहले। ठीक है, अब विचार बाद में। भाषा पहले वाइगोस्की कहते हैं वाइगोस्की, यानी ये वाई लिखा ना, भाषा पहले विचार बाद में। और पियाजे कहें 4-4, पियाजे कहें 4-4, पियाजे है, ये कहें 4-4। इसी से क्लियर हो जाएगा। 4-4 यानी विचार पहले, 4-4 यानी विचार पहले। पियाजे कहें 4-4 यानी विचार पहले, उसके बाद भाषा। और ये क्या कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं ना 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 ना, ये तो उल्टा हो गया। हम वाइगोस्की कहते हैं हम क्यों पियाजे से मिलने जाएं, मेरा बच्चा अलग है। तो वो क्या कहते हैं कि पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका भाषा फिर विचार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। कितना क्वेश्चन हो गया आज, तो लंबा वीडियो फिर से बन गया। 8-9 नंबर। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ानी होती है। एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ आ गया, आधा कल हल किया हुआ, आधा हेल्प उन्होंने कर दिया, आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? आधा हल किया है यानी अस्थायी रूप से मदद किया है, थोड़ा सा मदद इन्होंने किया है, तो वो आपका आंसर कौन सा होगा? वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन जो है, जो हमने लिखवाया था पॉजिटिव वर्ड में अभी थोड़ी देर पहले, उसमें से कौन सा है? तो जाहिर सी बात कहिएगा सर आपने तो बोला था पहाड़, अंग्रेजी में बोला था इसको फोल्डिंग, बाकी इसके बारे में बोला हमने नहीं बोला ना, केवल देखना और टिक करना। हम पढ़ा दिए, उसके बाद समझिए कि क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन पूछे। और ये 9 नंबर क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 10 के बाद कल।
या 50 वगैरह लाइक हो जाएगा, 50-60, तो हम देखते हैं शाम तक फिर वीडियो डाल देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? इसमें 4 ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है, ये सीबीएसई वाले ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था और इसका माहौल के अनुसार नहीं शब्द लगाना छूट गए थे। अगर इस प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है होता, तो ये हो जाता बाह्य अनुशासन कायम करना। बाह्य अनुशासन मतलब जब भी अनुशासन की चर्चा हो, अनुशासन का मतलब होता है एक तरह से बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता न देना, एक बंधन में बांध देना। इधर नहीं जाना, ये काम नहीं करना, मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। ये चिल्ला के अगर बोल रहे हैं क्लास में, यानी चुप बैठ, ये अनुशासन दिखाते हैं इस तरह के टीचर। अभी तो नहीं, पहले दिखाते ही होंगे प्राइवेट वगैरह में। तो ऐसे बच्चा चुप बैठा हुआ है, कोई ये माइंड जो है उसको विकसित नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा जो बच्चे जो कमज़ोर होते हैं ना, आगे चल के वही बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। स्टार्टिंग में कमज़ोर, बाद में सफल, क्योंकि उनका माइंड खुला हुआ रहता है, बाद में खुलता है तो पूरा खुल जाता है। और जो बच्चे बहुत तेज़ तरार होते हैं ना, रट के तेज हो जाते हैं, तो बाद में उनका शिथिल हो जाता है, माइंड एकदम जकड़ा हुआ दिखता है। ये सबके साथ नहीं, अपवाद में कुछ बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो ये बाह्य अनुशासन, हमेशा जब अनुशासन की चर्चा हो तो वो क्या है, समझ जाइए कि डांट रहे हैं, बैठ, कहाँ जा रहा है, बैठो। तो ये टाइट आवाज़ में बोलना है, यानी अनुशासन, रूल रेगुलेशन, बहुत सारी चीज़ पढ़ाते हैं। इतना समय से इतना समय तक बाहर नहीं जाना, इतना समय से इतना समय तक मुंह नहीं खोलना, इतना समय से इतना समय तक ये नहीं करना। नियम कानून अम्मी को बता रहे हो, मेरे लिए तुम आए हो पढ़ाने के लिए और अम्मी को कानून पढ़ा रहे हो। कानून तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए नियम कानून है कि तुमको इतना बजे आना है, इतना बजे जाना है, क्योंकि आप शिक्षक हैं। तो शिक्षक का सारा चीज़ है, क्योंकि आप बच्चे के लिए जा रहे हैं, बच्चा नहीं तो आप नहीं। चलिए ये खत्म हो गया, और नहीं होता को ये टिक होता है। फिलहाल सीबीएसई ने क्या किया, अब यहाँ पे देखा कि हमको नहीं लगाना, भूल गए। अब भूल गए तो क्या किए, इन्होंने 1 2 3 तीनों को सही कर दिया। यानी जिन्होंने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 मारा होगा उनको 1 मार्क्स मिल गया होगा। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, निर्णय जो भी निर्धारण उसमें बच्चे सहभागिता करें, जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होगा। कुछ भी नियम कानून कुछ भी आता है उसमें बच्चे, देखिए बच्चे के लिए ही स्कूल है। तो बच्चे जिस काम में, अगर बच्चे फेल होते हैं तो शिक्षक फेल होते हैं, याद रखिए। तो जिस काम में वो सहयोग करते हैं, जिस काम में मिले, वो सारे पॉजिटिव वर्ड है। भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, अब पूरा डरा के रख दिए बच्चे को, बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए भयमुक्त इन्होंने, याद रखें, मुक्त, इन्होंने भय युक्त अगर शब्द लिखा होता है, युक्त मतलब जोड़ना, मुक्त मतलब हटना, मुक्त कर देना, यानी एक तरह से जेल से मुक्त कर दिया गया, यानी जेल से बाहर आ गया। उसी तरह भय मुक्त, यानी भय से मुक्त कर दिया गया, इसलिए ये पॉजिटिव है। युक्त होता तो ठीक अपोजिट होता है, याद रखिएगा। मुक्त है यानी भय को खत्म कर दिया गया। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, अब ये तो बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर कभी चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे, वो बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी प्रत्येक बच्चा सफल हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले बेंच को पढ़ाएं तो ये गलत हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, इसका आंसर कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये भी बताइए कैसा लगा वीडियो, और क्या चीज़ें चाहिए आपको वो भी हमें बताइएगा। कैसा रहा सेशन, नेक्स्ट सेशन कब चाहिए ये भी बताइएगा। किस टॉपिक पे आपको डाउट हो रहा है वो भी बताइएगा। और एक और चीज़ हम अपने तरफ से कहना चाहेंगे कि तैयारी आप अच्छे तरीके से करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ हमने बहुत सारे डाले हैं, प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर कवर कीजिएगा। अगर प्रीवियस ईयर के जिस तरीके से हमने आज पढ़ाया इस तरीके से आप कवर कर लिए ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपको ज़्यादा मार्क्स पाने से। पास तो ये गए, ज़्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।